हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डी कोड एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम फिर से लोअर पीसीएस में आए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके पहले हम 2017 और 2016 में आए क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के सेशन में हम 2015 में लोअर पीसीएस के एग्जाम में जो हिंदी का पार्ट पूछा गया था उसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसका लेवल कैसा है। लेवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल है पेपर का। और मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चंस करते चलिए। लास्ट में आप खुद को इवैल्यूएट करिएगा कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इस तरह से आपको अपनी तैयारी का भी पता चलेगा। जैसे कि अब लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम्स बस होने ही वाले हैं, तो चलिए वन बाय वन मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी और आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई देंगे। जैसा कि जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसमें गद्य दिया हुआ है, तो पहले हम गद्य को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है। उस पर अटारियां, मीनार, गुंबद बनते हैं, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध, सुगम तथा मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में तथा किसी को ऐश्वर्य में। किंतु साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को प्रकट करना, वही आनंद को प्रकट करना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य अथवा भोग के आनंद में ग्लानि छुपी होती है, पश्चाताप भी होता है। दूसरी ओर सुंदर से जो आनंद प्राप्त है वह अखंड है, अमर है। बहुत बढ़िया गद्य था। अब क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो ए भौतिक साधनों से प्राप्त होता है, बी सत्य से प्राप्त होता है, सी साहित्य से प्राप्त होता है और डी परमात्मा से प्राप्त होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं जो हमारा गद्य है वो साहित्य पे ही आधारित है, और अगर इसको पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि सी ऑप्शन हमारा सही है, साहित्य से प्राप्त होता है, जैसा कि गद्य में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले का है सी इज द राइट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सच्चा आनंद किससे मिलता है। देखिए, सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है, ये साफ साफ लाइन लिखी हुई है। तो न साहित्य से, न परमात्मा से, न भोग और ऐश्वर्य से, किससे मिलता है। सी इज द राइट आंसर, सुंदर और सत्य से। थर्ड, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। ए प्रेमचंद, बी निराला, सी धर्मवीर भारती और डी अज्ञे। तो हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक प्रेमचंद थे। इनकी जो ये पत्रिका थी ये 1930 में वाराणसी से प्रकाशित होती थी। और जहाँ तक निराला की बात है तो उनकी समन्वय पत्रिका थी 1922-23 में, वो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। और जहाँ तक धर्मवीर भारती जी की बात है तो इनकी धर्मयुग पत्रिका थी, मुंबई से प्रकाशित होती थी। और अज्ञे जी की जहाँ तक बात है तो इनकी पत्रिका थी प्रतीक पत्रिका, और ये 1947 में इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। तो चलिए, अब इसका हो गया प्रेमचंद, ए ऑप्शन सही है। आते हैं नंबर क्वेश्चन 4 पे। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली। तो गाजीपुर में कौन सी बोली जाती है, आप भी इसका आंसर करिए। भोजपुरी। गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी देखिए कहाँ कहाँ बोला जाता है। बिहार में भोजपुरी भोजपुरा में, ठीक है, सिवान में, छपरा, बक्सर, इन सब जगह पे भोजपुरी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हमारा बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर, वाराणसी, देवरिया, चंदौली, महाराजगंज, ये सब हमारा क्या है, भोजपुरी वाला क्षेत्र है। उसी तरह से अगर हम अवधी की बात करें तो अवधी आपका फैजाबाद, लखनऊ और सुल्तानपुर, इस तरफ सब बोला जाता है।
और अगर खड़ी बोली की बात करें हम तो दिल्ली और उसका एनसीआर है जो पूरा, वहाँ पर रामपुर, सहारनपुर, यहाँ सब खड़ी बोली बोली जाती है। और जहाँ तक बघेली की बात है तो बघेली रीवा में बोली जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? ए क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी क्रिया और डी प्रविशेषण। ठीक है, तो हम देखिए पहले वाक्य को देखा करिए। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, बिक रही क्रिया है, धड़ाधड़ उसका विशेषण है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है धड़ाधड़, तो इसलिए क्या हो गया, क्रिया विशेषण है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो राइट है, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ठीक है, वैसे तो ये देखने से ही पता चल जा रहा है कोई कुछ से जब भी कुछ क्वेश्चन होता है तो वो अनिश्चयवाचक ही सर्वनाम होता है, क्योंकि यहाँ पता नहीं है कोई है, मतलब कौन है ये क्लियर नहीं है। निश्चयवाचक ये हो नहीं सकता, क्योंकि निश्चय रहेगा तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात रहेगी। संबंधवाचक यहाँ कुछ है नहीं और निजवाचक भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, कोई या कुछ से जब भी वाक्य में हो तो समझ जाइए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, सी अकारण प्रिय होना, डी दरिया दिल होना। नाक का बाल होना, आप भी इसे करिए। इसका राइट आंसर है अकारण प्रिय होना, सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रसारण का विलोम शब्द है, प्रसारण का विलोम शब्द है ए प्रतिपादन, बी आरक्षण, सी आकुंचन और डी है संदर्शन। ठीक है, प्रसारण का विलोम शब्द है, तो प्रसारण का विलोम होता है सी, आकुंचन होता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, विशेषज, देशज, वर्ण संकर। खिड़की जो है वो देशज शब्द है, हम अपने बोलचाल में इस खिड़की वर्ड को यूज करते हैं। ये देश में उत्पन्न हुई बोली है, जिससे बहुत सारी बोलियों से विकृत होकर जो शब्द बन जाते हैं, जिनको हम अपने बोलचाल में यूज करते हैं, जो बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं से आ जाते हैं, उसी को सब हम लोग देशज बोलते हैं। तो खिड़की हमारा देशज वर्ड है, तो सी इज द राइट आंसर। 10 है वधु का बहुवचन रूप होगा। ठीक है, वधु एक वचन में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, वधु, तो जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो ये हमारा हो जाता है, ये इस तरह से हो जाता है वधुएं। सी आंसर राइट है। ए है वधुएं, बी वधुओं, सी वधुएं और डी वधुएं। अब आप देखेंगे कि जो पहला वाला है उस पर बड़ा ऊ लगा हुआ है, पहला ऑप्शन देखिए उस पर बड़ा ऊ है, और वधुओं तो सीधे सीधे गलत है और वधुएं भी गलत है। जब भी इसका बनेगा प्लूरल, मतलब बहुवचन एक वचन का, तो जब अगर ये बड़ा ऊ है तो वो आपका हो जाएगा छोटा ऊ, तो सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। ए वह पंडित है किंतु हठी है, बी वह पंडित है वह हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है, पंडित होते हुए भी वह हठी है। देखिए ये दो सरल वाक्य हैं। जब दो सरल वाक्य को हम एक योजक के द्वारा, जैसे किंतु, परंतु, तथा और इन सब के द्वारा जब हम जोड़ते हैं तो वो संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे वाक्य को जोड़ा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, वह पंडित है किंतु हठी है। ठीक है, तो दोनों जो वाक्य थे उनको किंतु के सहारे जोड़ दिया गया। किंतु यहाँ पे योजक के रूप में काम कर रहा है, तो जहाँ भी दो सरल वाक्य एक योजक के द्वारा जोड़े जाएं, कंबाइन किए जाएं, वो संयुक्त वाक्य होता है। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक और डी समूहवाचक। आप बताइए राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल तो बहुत सारे होते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही। अगर हम किसी पर्टिकुलर, जैसे आनंदीबेन पटेल, जैसे किसी पर्टिकुलर राज्यपाल की बात करते, अगर उनका नाम हम आनंदीबेन पटेल यहाँ लिखते
तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो हम राज्यपाल की पूरी कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा, एक जाति को संबोधित कर रहा है, इसलिए राज्यपाल हमेशा जातिवाचक है। ये जातिवाचक होगा। जैसे मान लीजिए नदी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर पर्टिकुलर यमुना नदी की बात करें कि यमुना में पानी बह रहा, तो वो यमुना क्या हो जाएगा वहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है ए स्टेटमेंट, बी इंडोर्समेंट, सी इनक्लोज्ड और डी नोटिफिकेशन। ठीक है, अधिसूचना आप जानते ही होंगे, बहुत इजी है, नोटिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। जहाँ तक स्टेटमेंट की बात है उसे कथन बोला जाता है, जहाँ तक इंडोर्समेंट की बात है तो वो पुष्टि होता है, और इनक्लोज जो होता है वो संलग्न बोलते हैं हिंदी में उसको। तो राइट आंसर है नोटिफिकेशन, डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप बोर्ड पे क्वेश्चन देखते चलिए। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ए सम्मिलित, बी परिषद, सी बैठक, डी महावर्तन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए ऑप्शन सम्मिलित, सम्मिलित मतलब तो शामिल होना होता है, तो ये पर्यायवाची नहीं होगा, तो सीधे सीधे हमें पहला ही मिल जा रहा है, हमारा क्या है, वो पर्यायवाची नहीं है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी हमने 2017 के क्वेश्चन किए थे, 2016 के, ये 2015 है, उनमें भी यही पूछा था कि पर्यायवाची नहीं है, यहाँ भी यही पूछा है कि पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चंस को हमेशा मतलब घुमा के दिया, सीधे सीधे पर्यायवाची आपसे न वहाँ पूछा था न यहाँ पूछ रहा है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। सम्मिलित इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व का उच्चारण स्थान है, ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, पिछली बार भी आया था, अघोष सघोष अल्प्राण महाप्राण से आते हैं, और वर्णमाला से। वर्णमाला मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, मेरी क्लास को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। व का उच्चारण स्थान है ए दंत, बी ओष्ठ, सी दंतोष्ठ और डी है कंठोष्ठ। अगर वह बोल कर देखिए, व सिर्फ दांत पे नहीं फर्क पड़ रहा, ओष्ठ व सिर्फ उस पे नहीं है। अब देखिए दंतोष्ठ, व जब हम बोलते हैं तो ये जो हमारी जीभ है टच तो नहीं बहुत दांत को करती है, लेकिन दांत और होठ के सहारे ही ये व का उच्चारण हो पा रहा है, वो, तो ये क्या है, हमारा दंतोष्ठ से होगा। कंठोष्ठ की बात है कि कंठ और होठ की बात, तो ये कंठ से नहीं निकल रहा, वो हमारा यही मुंह से ही निकल जा रहा है, तो दांत और होठ से मिला के निकल रहा है, इसलिए दंतोष्ठ होगा, सी ऑप्शन सही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आप बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए, विराम यहाँ पे दिया है ये, ठीक है, ये बराबर वाला चिन्ह है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है किसमें, ये वाला चिन्ह जो है किसमें प्रयुक्त होता है, फर्स्ट है विवरण चिन्ह, बी वाला है आपका तुल्यता सूचक, सी है लाघव चिन्ह और डी है संयोजक चिन्ह। ठीक है, ये बराबरी की बात किसमें होती है, जब तुलना वाली चीजें होंगी। ठीक है, तो बी वाला उत्तर सही है, तुल्यता सूचक सही होगा इसका। और जहां तक विवरण चिन्ह की बात है तो देखिए विवरण चिन्ह के लिए ऐसे लगता है, ठीक है, और जहां तक आपका लाघव चिन्ह की बात है तो लाघव चिन्ह ऐसे लगता है, और जो आपका संयोजक चिन्ह है वो ऐसे लगता है। ठीक है, ये विवरण ऐसे लगता है, लाघव ऐसे, और संयोजक का चिन्ह ये है, ये हमारा तुल्यता सूचक है बराबर वाला, तो बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, ए है उच्च प्लस आरण, बी है उतः प्लस चारण, सी है उत्त प्लस चारण और डी है ऊंचा प्लस चारण। पहली बात ध्यान दीजिए, अगर आप एक ऑप्शन, आपका दो ऑप्शन देखिए बी और डी, ये सीधे सीधे गलत हो जाएंगे क्योंकि ये अह करके दिए हैं, विसर्ग संधि का है, ये गलत होगा क्योंकि ये व्यंजन संधि है। ठीक है, ये जो हमें संधि विच्छेद दिया गया है ये किसका है, उच्चारण का, ये हमारा व्यंजन संधि का है। इसको मैं बताती हूँ आपको, सी राइट आंसर है इसका। उच्चारण का कैसे बनेगा दिखा रहे हैं। चलिए, उच्चारण, ठीक है, उच्चारण का हमें बताना है, तो उत प्लस चारण।
देखिए, जब व्यंजन संधि हम करते हैं तो जो हमारा ये आधा वाला ये त होता है, ये हमारा हलंत वाला आधा त है। जब उत्त प्लस चारण हम करते हैं, जैसे उच्चारण का हमें बनाना है तो आधा च चाहिए, तो उत्त प्लस चारण जब हम करते हैं और इसकी जब संधि बनती है तो ये जो आधा त है ये आधा च बन जाता है। तो जब भी यहाँ पे आधा त हो और यहाँ पे च से शुरुआत हो रही हो और दोनों में संधि करनी हो तो ये हमेशा हल आधा च बन जाता है और ये हो जाएगा उच्चारण आपका। ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो सी 17 का सी ऑप्शन सही है, उत्त प्लस चारण। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है ए वीरता पर विश्वास होना, बी गड्ढे में कूदना, सी साहसी कार्य करना और डी स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बैल न कूदे कूदे तंगी, बैल मतलब कूद ही नहीं रहा, तांगा ही कूद जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ना तो इसका वीरता पर विश्वास होना होगा, ना गड्ढे में कूदना होगा, ना ही साहसिक कार्य करना। डी इज द राइट आंसर, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भूर्ध्व का संधि है, देखिए विसर्ग संधि यहाँ पर आ गई हमारी, ठीक है। तो संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देख रहे हैं संधि से बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं। भूर्ध्व का संधि है, सॉरी ये विसर्ग का नहीं है, इसमें विसर्ग के ऑप्शन ज़रूर दिए हैं, लेकिन ये हमारी है आपकी दीर्घ संधि का। चलिए भूर्ध्व का हम संधि विच्छेद करते हैं। ये है हमारा भूर्ध्व, ठीक है। इसका हमें संधि विच्छेद करना है, ठीक है। हमने संधि की क्लास में आपको दीर्घ संधि बहुत अच्छे से बताई है। इसका संधि विच्छेद देखिए हो जाएगा भू प्लस ऊर्ध्व, ठीक है। अब हमने बताया था कि जो सेम फैमिली के होते हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं, जब उनकी संधि होती है तो उसी फैमिली का दीर्घ हमें मिल जाता है। तो ठीक है, जब हम इसका करेंगे तो हमें देखिए मिलेगा भूर्ध्व। ये देखिए ये बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ। मैंने बताया था आपको, आप बड़ा ऊ जोड़े चाहे छोटा ऊ जोड़े चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ जोड़े, जैसे भी जोड़े लास्ट में आपको हमेशा दीर्घ संधि मिलेगी, दीर्घ स्वर मिलेगा, मतलब बड़ा ऊ मिलेगा और दोनों सीधे सीधे जुड़ जाएंगे और भूर्ध्व बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है, ठीक है। हमने इस तरह का एक क्वेश्चन और देखा था, यहाँ पे हिंदी अनुवाद पूछा है, 13 क्वेश्चन में अंग्रेजी अनुवाद पूछा था। तो दो टाइप के क्वेश्चन इस तरह के आए हैं। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है अनुशंसा पत्र, प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र, परिचय पत्र। तो टेस्टिमोनियल का आप भी जानते होंगे प्रशंसा पत्र होता है, ठीक है। प्रशंसा पत्र इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, ए विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी संबंध बोधक और डी है समुच्चय बोधक। भरोसे में, ठीक है, ये ना तो विशेषण है, ना क्रिया विशेषण है, ना समुच्चय बोधक, ये हमारा है संबंध बोधक, ठीक है। भरोसे शब्द संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब है संबंध का ज्ञान कराने वाला। संबंध बोधक का मतलब होता है संबंध का ज्ञान कराने वाला, मतलब संज्ञा या सर्वनाम से उसका क्या संबंध है इसका बोध कराता है। तो भरोसे जैसे अंदर बाहर, भरोसे आगे पीछे, इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं वे सब संबंध बोधक में आते हैं, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आप बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं, ये पूरी निपात की परिभाषा है। निपात इज द राइट आंसर। ए इसका समानाधिकरण है, व्यधिकरण है, विस्मयादि बोधक, ये तीनों नहीं है। इसका आंसर है निपात, डी इज द राइट आंसर।
पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, शुद्ध वर्तनी चुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट, हम अभी तक करते आ रहे हैं, 2017 में भी था, 16 में भी था और 15 में भी वर्तनी से क्वेश्चन आया है। अब देखते हैं, शमशान, 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 शुद्ध वर्तनी चुननी है। शमशान कैसे लिखा जाता है, ये देखिए, शमशान इस तरह से लिखा जाता है। बहुत लोग इसमें गलतियां करते हैं, ठीक है। पहली बात तो हमेशा ये वाला श लिखा जाएगा इसमें, शमशान, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, ये पूरा स लिख देते हैं शमशान में, लेकिन ये आधा श होगा शमशान और स ये वाला होगा। तो ये हमारा राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना, ए प्रेरणार्थक, बी संयुक्त, सी अनुकरणात्मक और डी नाम धातु, ठीक है। हथियाना में, ये आपको बता दूं, नाम धातु है, डी राइट आंसर है इसका, ठीक है। वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनती है उसको हम नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से आपका हथियाना बना है, उसी तरह से शर्म से शर्माना बनता है, उसी तरह से हमारा बात से बतियाना बनता है, ठीक है। इस तरह के क्रिया में जब प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वो नाम धातु क्रिया बन जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? पूछ रहा है, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? ए अपूर्ण भूत, बी संदिग्ध भूत, सी हेतु हेतुम भूत और डी है आसन्न भूत। अब देखिए, खाना मतलब खाया होगा, कैसा लग रहा है? संदिग्ध भूत, खाया होगा मतलब खाया कि नहीं, मतलब इसमें हमें मतलब कन्फ्यूजन है, संदिग्ध लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूत, बी इज द राइट आंसर, संदिग्ध भूत। हम 25 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मैसेज करिएगा मुझे कि आपके कितने क्वेश्चंस 25 में से सही हुए हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।